अनिका बिल्डिंग की खिड़की के पास खड़ी कॉलेज के कैंपस को देख रही थी। अनिका ने कभी कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस नहीं की थी, इसलिए झुंड में चल रहे लड़की लड़कियां हंसते हुए बातें करते हुए देखकर अनिका को लग रहा था जैसे उसने ये लाइफ मिस की थी। तभी अचानक अनिका का फोन बजने लगा। अनिका ने देखा कि राजलक्ष्मी उसे कॉल कर रही थी। जब अनिका ने फोन उठाया तो राजलक्ष्मी ने दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए हैं, लगभग 3 घंटे के अंदर रेडी हो जाएंगे और फिर मैं तुम्हें सारे रिपोर्ट्स कुरियर कर दूंगी। कल तक तुम्हारे पास रिपोर्ट्स फिजिकल फॉर्म में पहुंच जाएंगे। अनिका ने बिना कोई जवाब दिए राजलक्ष्मी का फोन काट दिया और फिर से ऑफिस कॉरिडोर के पास खड़ी प्रीति को देखने लगी। प्रीति अभी भी लोगों से घिरी हुई थी। लोग उसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। हर कोई डॉक्टर अमृता के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर प्रीति बस कुछ ही शब्दों में सबसे कहती रही, मैं भी डॉक्टर अमृता के बारे में उतना ही जानती हूँ जितना कि आप लोग। प्रीति का जवाब सुनकर अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी और सीढ़ियां चढ़कर डॉक्टर सक्सेना की ऑफिस की ओर जाने लगी। आज पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का सिलेक्शन होने की वजह से डॉक्टर सक्सेना हॉस्पिटल नहीं गए थे, ऑफिस में बैठकर सिलेक्शन प्रोसेस मॉनिटर कर रहे थे। जब डॉक्टर सक्सेना को पता चला कि डॉक्टर अमृता पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले एक स्टूडेंट को अपने अंडर पढ़ने का मौका देने वाली है, तो वो सरप्राइज हो गए थे। डॉक्टर सक्सेना ने अपने ऑफिस में एक सेकंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को फोन पर बात करते हुए सुना था। उस पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट ने फोन पर यह भी कहा कि काश उसने इस साल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया होता तो शायद उसे भी डॉक्टर अमृता के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिलता। जो स्टूडेंट इस वक्त फोन पर बात कर रहा था वो डॉक्टर सक्सेना के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रहा था। डॉक्टर सक्सेना ने पीछे से उस स्टूडेंट की पीठ पर थपथपाया और जैसे ही वो स्टूडेंट मुड़ा, डॉक्टर सक्सेना ने उससे कहा, अच्छा तो तुम डॉक्टर अमृता के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते थे। इसका मतलब ये साफ है कि तुम मेरे अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, इस बात से तुम खुश नहीं हो। स्टूडेंट डॉक्टर सक्सेना को इस तरह देखकर बहुत ही एम्बैरेस्ड हो गया था। शर्मिंदा होकर उसने डॉक्टर सक्सेना से कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस अपनी दोस्त को ये बता रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी कितनी लकी है कि इस साल डॉक्टर अमृता हमारी यूनिवर्सिटी से किसी स्टूडेंट को पढ़ाने वाली हैं। फिर उस स्टूडेंट की पीठ थपथपाते हुए डॉक्टर सक्सेना ने कहा, हाँ तुम्हारी बात तो सच है, मुझे भी इस बात की खुशी है। जैसे ही डॉक्टर सक्सेना ने अपनी बात पूरी की, उन्होंने कॉरिडोर से चल के आ रही अनिका को देखा। वो तेजी से चलकर अनिका के पास गए और अपना हाथ अनिका की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, अरे तुम यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इससे पहले कि लोगों को पता चले कि उनका सीक्रेट सुपरस्टार इस वक्त यहाँ मौजूद है, चलो मेरे कैबिन में चलते हैं, वहीं पर चलकर बात करेंगे। ऑफिस के अंदर पहुंचने के बाद डॉक्टर सक्सेना ने अनिका को अपनी चेयर ऑफर की और खुद गेस्ट चेयर पर बैठ गए। डॉक्टर सक्सेना ने अनिका से पूछा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वैसे बात तो बड़ी खुशी की है कि तुम हमारी कॉलेज में लेक्चर देने वाली हो। अनिका ने डॉक्टर सक्सेना को जवाब देते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर सक्सेना हैरान हो गए। उन्होंने अनिका से पूछा, तो क्या तुम कोई प्रोजेक्ट या कोई पैरेलल कोर्स शुरू करना चाहती हो? इस बात का जवाब देते हुए भी अनिका ने ना में अपना सर हिला दिया। हैरान डॉक्टर सक्सेना ने अनिका से पूछा, मगर अभी अभी मैंने सुना है कि तुमने एक पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट को अपने अंडर एक्सेप्ट किया है। अगर तुम कोई प्रोजेक्ट भी नहीं शुरू करने वाली, ना ही लेक्चर देने वाली हो, तो फिर तुम उसे किस तरह ट्रेनिंग दोगी? दरअसल अनिका भी डॉक्टर सक्सेना से यही बात करने आई थी। बड़ी शांति से उसने डॉक्टर सक्सेना से कहा, डॉक्टर सक्सेना, आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी फेवर के बदले में मुझे एक रिटर्न फेवर करेंगे। ये बात सिर्फ उस बच्चे के ऑपरेशन की नहीं थी। कुछ साल पहले जब एक सर्जरी के बीच डॉक्टर सक्सेना बुरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे, तब अनिका ने उन्हें गाइड किया था। तब से लेकर आज तक डॉक्टर सक्सेना ने हमेशा चाहा कि डॉक्टर अमृता किसी न किसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के साथ जुड़ी रहे। डॉक्टर अमृता के कई सारे एहसानों के बदले एक फेवर करना तो डॉक्टर सक्सेना के लिए बहुत छोटी बात थी। डॉक्टर सक्सेना ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम सिर्फ हुक्म करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अनिका अपनी चेयर से उठी और खिड़की के बाहर देखने लगी। थोड़ी देर कुछ सोचकर अनिका ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, डॉक्टर सक्सेना, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी एक्सेप्ट की हुई स्टूडेंट को अपने अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग दें। वैसे तो डॉक्टर सक्सेना साल में सिर्फ 3 या 4 बच्चों को अपने अंडर ट्रेनिंग का मौका देते थे, क्योंकि उनकी सर्जरीज और बिजी शेड्यूल की वजह से वो बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाते थे। अनिका के इस प्रस्ताव पर ज्यादा सोच विचार न करते हुए डॉक्टर सक्सेना ने अनिका से कहा, तुम्हारे लिए इतना करना तो मेरे लिए बहुत ही छोटी बात है, तुम्हारा काम हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत करो। डॉक्टर सक्सेना के मुंह से ये बात सुनते ही अनिका ने चेयर से अपना पर्स उठाया
और बाहर निकलने लगी। तभी डॉक्टर सक्सेना ने अनिका को रोकते हुए पूछा, क्या वो कैंडिडेट की सिफारिश तुम इसलिए कर रही हो कि वो तुम्हारी रिश्तेदार है? अगर ऐसा ही था तो पहले ही मुझे फोन कर दिया होता तो ये सब कुछ बिल्कुल आसानी से हो जाता। कुछ देर सोचने के बाद अनिका ने डॉक्टर सक्सेना की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनिका उन लोगों में से नहीं थी जो अपने परिवार वालों को सिफारिश से किसी भी तरह की मदद करे, मगर कहीं ना कहीं अनिका जानती थी कि प्रीति ये मौका डिजर्व करती थी और इसीलिए अनिका ने डॉक्टर सक्सेना से ये फेवर मांगी थी। डॉक्टर सक्सेना की कैबिन से निकलने के बाद अनिका फिर से ऑफिस कॉरिडोर में पहुंची, जहां प्रीति अभी भी स्टूडेंट से घिरी हुई थी। प्रीति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे प्रीति कोई बॉलीवुड की सेलिब्रिटी थी, जिसे देखकर लोग ऑटोग्राफ और सेल्फी खींचने के लिए उसके आसपास इकट्ठा हो गए थे। अनिका ने प्रीति को मोबाइल पर एक मैसेज ड्रॉप कर दिया, कल मुझसे जरूर मिलना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये मैसेज ड्रॉप करने के बाद अनिका अपनी गाड़ी में बैठकर कॉलेज से निकल गई। मल्होत्रा हाउस। जब अनिका मल्होत्रा हाउस पहुंची, अनिका ने देखा कि गार्डन के कोने से क्रिश के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब अनिका ने गैरेज के पीछे जाकर देखा तो क्रिश फोन पर किसी के साथ ऊंची आवाज में बात कर रहा था। क्रिश के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। अपने एक हाथ में फोन और दूसरा हाथ सर पर मारते हुए क्रिश ने फोन पर कहा, अब तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो। कहा ना कि मेरी गाड़ी 3.5 करोड़ की है, मैं 2.5 करोड़ में बेचने के लिए तैयार हूँ। अब तुम मुझे 1.5 करोड़ ऑफर कर रहे हो, ये तो गलत बात हो गई। तुम मेरी सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो। मार्केट में इस वक्त गाड़ी का जो दाम चल रहा है उससे कम से कम 25 लाख मैंने कम कोट किए हैं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ, इसीलिए तुम फायदा उठाना चाहते हो। ये बातें करते हुए क्रिश जब यहाँ से वहाँ चल रहा था तब उसकी चाल देखकर ये भी समझ में आ रहा था कि क्रिश का पांव अभी भी पूरी तरह से पिछले जख्म से ठीक नहीं हुआ था। क्रिश चलते वक्त थोड़ा सा लंगड़ा रहा था। फिर अचानक ही ऐसा लगा जैसे फोन पर किसी ने ऐसी बात की जिससे क्रिश बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था। क्रिश ने अपने कानों से फोन हटाया और फोन का स्पीकर मुंह के पास लाकर जोर से चिल्लाने लगा, एक बार मुझे इस मुसीबत से बाहर आ जाने दो, फिर दिखाता हूँ तुम लोगों को। एक एक पैसा चुका दूंगा, उसके बाद देखूंगा तुम लोगों को। फोन काटने के बाद क्रिश ने फोन जेब में रख दिया और अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए। थोड़ी देर आसमान में देखकर कुछ सोचने के बाद क्रिश गैरेज के अंदर चला गया। अनिका भी चुपके से क्रिश को फॉलो करती हुई गैरेज के ठीक बगल में जाकर चुपचाप क्रिश को देखने लगी। क्रिश अपनी येलो स्पोर्ट्स कार में बैठकर तेजी से कार चलाते हुए मल्होत्रा हाउस से बाहर निकल गया। क्रिश का इस तरह का बिहेवियर अनिका ने पहले भी देखा था। अनिका जानती थी कि जरूर कोई ऐसी बात थी जो क्रिश अपने परिवार वालों से छुपाता था और क्रिश की पर्सनल लाइफ वो कभी भी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता था। थोड़ी देर अनिका क्रिश की तेजी से चलाती हुई गाड़ी देख रही थी। कुछ ही सेकंड में गाड़ी पीछे छोड़ रहे धुएं में अदृश्य हो गई। अनिका ने एक लंबी सांस छोड़ी और घर के अंदर चली गई। वहां दिल्ली के हाईवे पर तेज गाड़ी चला रहा क्रिश कार के स्पीकर पर फोन से किसी के साथ बात करने लगा। क्रिश स्पीकर पर कह रहा था, मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, तुम अपने सर्कल में सबको बता दो, जो कोई सही दाम लगाएगा कार उसकी हो जाएगी। कार तो तब दिखेगी जब अगली रेस के बाद कार तुम्हारे पास होगी। तुम तो जानते हो अगली रेस कितनी इम्पोर्टेंट है। आज तक इंडिया में तुम ही नंबर 1 रेसर बने हुए थे, लेकिन अगर अगली रेस तुम नहीं जीते तो तुम कितने बड़े कर्जे में डूब जाओगे ये तुम सोच भी नहीं सकते। एक ही रास्ता है, किसी तरह अपने पाँव का इलाज कराओ और इस टूटी हुई हड्डी को ठीक करवाओ। मैंने पता लगाया है, देखो एक बहुत बड़ी सर्जन है डॉक्टर अमृता, ऐसे केसेस में 100% गारंटीड सक्सेसफुल रिजल्ट देती है। अगर अगली रेस के पहले तुम अपनी सर्जरी करवाकर पहले की तरह ठीक हो जाओ और रेस जीतने का कॉन्फिडेंस तुम में आ जाए तब तो ठीक है, वरना अगर तुम रेस हार गए तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम पर कितना बड़ा कर्जा आ जाएगा। वैसे और एक रास्ता है रेस जीतने का, किसी तरह तुम वर्ल्ड चैंपियन कार्तिक को अपनी जगह इस रेस में उतारो और वो ये रेस जीत जाए, तब तुम इस मुसीबत से जरूर बाहर निकल सकते हो। इन दोनों रास्तों के अलावा मुझे तीसरा कोई रास्ता नहीं नजर आता। किसी भी तरह अगली रेस तुम्हें जीतनी ही होगी। क्रिश ने अपने हाथ की मुट्ठी टाइट करते हुए धीरे से स्टीयरिंग व्हील पर दे मारी और अपनी आंखें खोलते हुए क्रिश ने फोन पर कहा, ये दोनों ही चीजें फिलहाल मुझे इम्पॉसिबल लग रही हैं। तुम किसी भी तरह गाड़ी के लिए कोई खरीदार ढूंढो।
तभी स्पीकर के सामने वाले की आवाज आई, ये तुम क्या कह रहे हो क्रिश? ये लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स मॉडल है। तुम जानते हो, एक बार ये गाड़ी हाथ से निकल गई तो अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास पैसा आ भी जाएगा तो ये गाड़ी तुम वापस नहीं खरीद पाओगे। अरे तुम मुझे ये गाड़ी को छूने तक नहीं देते हो। मैं जानता हूँ तुम इस गाड़ी से कितना प्यार करते हो। अगर ये गाड़ी तुम्हारे हाथ से निकल गई तो तुम इमोशनली और प्रोफेशनली पूरी तरह से टूट जाओगे। इसलिए ये फैसला लेने से पहले 100 बार सोच लेना। तेज चल रही कार को क्रिश ने अचानक ही ब्रेक लगा दी। कुछ देर कार के इंटीरियर्स को, कार के स्टीयरिंग व्हील को, डैशबोर्ड को, उसके बोनट को बड़े ही प्यार से देखने के बाद क्रिश ने जवाब देते हुए कहा, सोच लिया है मैंने, बेच दो। क्रिश जानता था कि वो अपने घर से किसी भी तरह की मदद नहीं ले सकता। क्रिश मल्होत्रा हाउस को इन सब बातों में इन्वॉल्व नहीं कर सकता था। इससे परिवार की बदनामी होती और ऑलरेडी लॉस में चल रही मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल को एक और बड़ा फाइनेंशियल झटका लग सकता था। क्रिश अपने परिवार को इन सब बातों से और अपने कर्जे से दूर ही रखना चाहता था। वहां मल्होत्रा हाउस पहुंचने के बाद अनिका को एहसास हुआ कि आज क्योंकि उसे कॉलेज में काफी वक्त लग गया था, वो आर्यन को स्कूल पिकअप करने नहीं जा पाई थी और इसलिए अंजलि मामी आर्यन को पिक करने गई थी। नानी माँ अपने कमरे में पूजा पाठ करने में बिजी थी। अनिका सीढ़ियां चढ़कर अपने बेडरूम में गई और फिर लैपटॉप ऑन करके राज लक्ष्मी के मेल का इंतजार करने लगी। तभी अचानक कमरे में अंजलि मामी आई और अनिका के ठीक बगल में बैठकर धीमी आवाज में अनिका से पूछा, अनिका बेटा, क्या तुम कोई काम कर रही हो? अगर तुम बिजी हो तो बाद में बात करते हैं। मामी को इस तरह बात करते हुए देखकर अनिका समझ गई थी कि जरूर कोई अर्जेंट बात होगी। तभी अंजलि मामी ने इस तरह आकर अनिका से बात की थी। अनिका ने कहा, मामी कहिए ना, क्या बात है? अंजलि मामी ने एक बार दरवाजे की ओर देखकर कंफर्म किया कि कोई उनकी बात सुन तो नहीं रहा है और फिर धीमी आवाज में अनिका से कहा, आजकल तुम्हें रिया का बिहेवियर कुछ अजीब नहीं लग रहा है?